बच्चों हमारा अगला टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, आइए जरा समझते हैं। बच्चों मान लीजिए इस तरह का कोई एक फ्लैट सरफेस हो और इसके ऊपर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूं। ज्यों ज्यों मैं इस सरफेस को झुकाता जाऊंगा, अभी देखिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में, अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में, अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में, अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में आपको दिख रहा होगा, अभी भी रेस्ट में, अभी भी रेस्ट में, अभी भी रेस्ट में, अभी भी रेस्ट में, अभी भी रेस्ट में है। ये देखिए स्लाइड कर गया। बच्चों इसका मतलब अभी तक स्टैटिक फ्रिक्शन इसे बैलेंस कर रहा था, लेकिन एक लिमिट के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट खत्म हो गई और ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर अभी देखिएगा स्लाइड करना शुरू कर देगा। ये देखिए यहाँ पर बच्चों उस समय इस सरफेस का हॉरिजॉन्टल से झुकाव कितना है, यही जो झुकाव, यही जो इंक्लिनेशन होता है, इसी को हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ रिपोज। समझ गए होंगे बेटा जी। होता क्या है कि जब कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड सरफेस पे ऐसे मान लो रखा हुआ हो, जरा इस पे लगने वाले फोर्सेस की बात कर लें तो कहानी अच्छे से समझ आए। बेटा जी यहाँ के अंदर इसका वेट mg डाउनवर्ड ऐसे काम कर रहा होगा। नॉर्मल फोर्स बच्चों सरफेस लगाएगा अपने आप के परपेंडिकुलर। mg के दो कंपोनेंट होंगे, mg इधर mg साइन थीटा, इधर mg कॉस थीटा। mg साइन थीटा बच्चों बॉडी को स्लाइड करने का प्रयास कराएगा, जिसके अपोजिशन में यहाँ सरफेस इसके ऊपर क्या लगा देगा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। अब देखो बच्चों जितना ज़्यादा हम थीटा बढ़ाते जाएंगे, मीन्स जितना ज़्यादा इंक्लिनेशन बढ़ाते जाएंगे, थीटा बढ़ने पर साइन थीटा बढ़ेगा और साइन थीटा बढ़ने पर mg साइन थीटा बढ़ेगा। mg साइन थीटा बढ़ेगा तो यहाँ लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। थीटा बढ़ते बढ़ते स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता गया और एक समय ऐसा है कि लिमिट पार हो गई, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट आ गई। उस समय जब ये बॉडी जस्ट स्लाइड करने के कंडीशन में होगा, उस समय बच्चों यहाँ जो भी एंगल बन रहा होगा इंक्लिनेशन एंगल, उसको हम हॉरिजॉन्टल से बनने वाले एंगल को नाम देते हैं एंगल ऑफ रिपोज। चलिए जरा बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज निकालने के लिए। यहाँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम लोग देखते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ के अंदर क्या बनेगी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों देखो ध्यान से, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में एफएस मैक्स will be balanced by mg sin theta, fs max will be mg sin theta and normal force will be balanced by mg cos theta. Normal force is balanced by mg cos theta. There are two equation। यहाँ पर बच्चों हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज कर लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या बनेगा, एफएस मैक्स अपान एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों एफएस मैक्स के लिए मैं फार्मूला जरूर यूज कर सकता हूँ, म्यू एस इंटू एन। एन से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ के अंदर बचेगा टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस, यानी कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस। बच्चों इसी थीटा को हम यहाँ के लिए एंगल ऑफ रिपोज का नाम देंगे। ध्यान रहे एंगल ऑफ रिपोज का जो इक्वेशन है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो इक्वेशन है, लगता है जैसे दोनों सेम चीज़ें हों। न्यूमेरिकली ऐसा अपीयर होता है, बट बच्चों कॉन्सेप्चुअली एंगल ऑफ रिपोज अलग चीज़ है, आपको समझाया मैंने, और वहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन अलग चीज़ है। ओके बच्चों एक बड़ा कॉमन सा सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि कोई ब्लॉक के ऊपर एक कोई फोर्स लग रहा हो और फोर्स को किसी एंगल से दिखाया जाएगा। ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है, तो पूछा जाएगा कितना कम से कम फोर्स यहाँ लगाया जाए, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड ओवर हियर, जिस पर कि ये ब्लॉक इसके ऊपर जस्ट स्लाइड करने के कंडीशन में आ जाए, यानी लिमिटिंग केस बन जाए। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बना लीजिए। यहाँ के अंदर आपका कंपोनेंट बनेगा बच्चों एफ कॉस अल्फा और यहाँ पर बनेगा एफ साइन अल्फा। अभी नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, mg नीचे की ओर लग रहा है, एफ मैक्स एफ कॉस अल्फा की वजह से एफ मैक्स इधर लगेगा, लिमिटिंग केस है। उस केस में ये कितना कम से कम हो कि स्लाइड करने की कंडीशन में आ जाए, मतलब लिमिटिंग केस बन जाए। देखिए इक्विलिब्रियम अभी है, चल नहीं रहा है, मतलब पूरा हॉरिजॉन्टल में सारे फोर्सेज बैलेंस होंगे, वर्टिकल में बैलेंस होंगे। देखते हैं जरा, यहाँ के अंदर बच्चों एफ कॉस अल्फा इक्वल टू एफ एस मैक्स हो जाएगा और एफ साइन अल्फा प्लस नॉर्मल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। यानी नॉर्मल फोर्स हमारे पास जो हो गया mg माइनस एफ साइन अल्फा। मेरे प्यारे बच्चों फिर से देखिए यहाँ के अंदर हमारे पास क्या था, यहाँ के अंदर अभी निकाला है मैंने ये वाला इक्वेशन, पहला वाला एफ कॉस अल्फा इक्वल टू एफ एस मैक्स।
एफ कॉस अल्फा इक्वल टू एफ एस मैक्स का मतलब म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू जो मैंने यहाँ निकाल रखा बच्चों वहाँ पे ले जाके रख देते हैं, तो हमारे पास एन के जगह पर आ जाएगा एम जी माइनस एफ साइन अल्फा। सॉल्व किया बच्चों, इसको म्यू एस को अंदर जाने दिया, कुछ इस तरह का इक्वेशन बन के आया। फिर यहाँ एफ वाले टर्म को एक साइड कर लिया, यहाँ के अंदर हमारे पास आ गया एफ कॉस अल्फा प्लस ऑफ म्यू एस साइन अल्फा इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी। मेरे प्यारे बच्चों एफ की वैल्यू यहाँ के अंदर आ गया म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ म्यू एस साइन अल्फा। मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग, एक तो यही हो गया तरीका, अगर अल्फा पता है इससे निकाल सकते हैं। बच्चों अगर इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कोरिलेट करना चाहें तो ऐसे कंडीशन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच में बन रहा था, मान लीजिए वो एंगल थीटा है, तो ऐसे केस में बच्चों टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, म्यू एस। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में यही तो बन रहा था इक्वेशन। अच्छा, म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा का मतलब क्या हुआ, थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ होगा, इसका मतलब हुआ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बच्चों यहाँ के अंदर मैं एक काम करता हूँ, काम ये करता हूँ कि म्यू एस की वैल्यू जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ ला के रख दूंगा। जब यहाँ ला के रखूँगा बच्चों और पूरा मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ के अंदर जो हमारा इक्वेशन बन के आएगा, एफ के लिए मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड हियर फॉर जस्ट स्लाइडिंग दी बॉडी, यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस थीटा या कॉस थीटा माइनस अल्फा, यानी अल्फा डिफरेंस थीटा। ओके बच्चों, तो ये सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया है। ऐसे तमाम सवाल आपके यहाँ पूछे जाते हैं। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर एन अदर बॉडी। बच्चों यहाँ पर जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, मैंने एक बॉडी लिया है जिसका नाम ये है और इसके ऊपर दूसरा बॉडी कोई है बी है। यहाँ पर जो सरफेस नीचे वाला सबसे है जिसके ऊपर दोनों ही रखे हुए हैं बच्चों, ये स्मूथ मान के चल रहा हूँ, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूँ इस केस में। और बच्चों यहाँ पर बी और ये के बीच में जो सरफेस है मान के चल रहा हूँ ये रफ है, तो मैं फोर्स जो लगाने जा रहा हूँ ऊपर वाले बॉडी पर लगाऊंगा, नीचे वाले बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा। और यहाँ सिचुएशन का आकलन करेंगे कि इनफैक्ट यहाँ क्या होगा। क्या होगा भाई, पहले तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ ये कितना लगा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर लगाने वाला फोर्स जो भी है, अगर इस फोर्स को मैं यहाँ ए और बी के बीच में लगने वाले लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से कम रखें तो बच्चों ऐसे केस में क्या होगा, इनके बीच स्टैटिक फ्रिक्शन ही बना रहेगा, यानी ए और बी के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो पाएगा। और रिलेटिव मोशन अगर नहीं हो पाएगा तो ये सब एक ही बॉडी की तरह रिएक्ट करेंगे और पूरा का पूरा सिस्टम एक ही कॉमन एक्सीलरेशन से आगे की ओर बढ़ेगा। बच्चों यहाँ तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो ये प्लस बी सिस्टम सीधे सीधे आगे की ओर बढ़ेगा, भले ही हम ये पर कोई फोर्स नहीं लगाए हैं क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। और वो कैसा, स्टैटिक, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों रेस्ट रहेंगे। हाँ, हमें जमीन से अगर हम देखें तो या मतलब बाहर से हम देखें तो ये दोनों एक साथ चलते हुए प्रतीत होंगे। ए से पूछें बी क्या है, कहेगा रेस्ट में है। बी से पूछे ये क्या है, कहेगा रेस्ट में है। किसी अदर से पूछे कि भैया ये दोनों क्या है, कहेंगे एक साथ चल रहे हैं। ये सिचुएशन यहाँ के अंदर बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लगाया जाने वाला फोर्स अगर एफ एस मैक्स से कम है, वही मैंने लिखा बोथ दी बॉडीज विल मूव टूगेदर, एक ही साथ मूव करेंगे विथ सेम एक्सीलरेशन। तो यहाँ के अंदर बच्चों सेम एक्सीलरेशन मैंने मान लिया, ये एक्सीलरेशन से पूरा सिस्टम यहाँ मूव कर रहा है, तो मैं पूरे सिस्टम के लिए लगा रहा हूँ एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ नेट का मतलब कैपिटल एफ हो गया, एम का मतलब पूरे सिस्टम का मास हो गया, एम ए प्लस एम बी इंटू क्या हो गया, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन। बच्चों पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई हो गया एम ए प्लस एम बी, ये पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन आ गया। अब अगला सिचुएशन ये जरा सोचिए, जब एफ की वैल्यू एफ एस मैक्स के बराबर हो जाए तब भी यही होगा। जब एफ एस मैक्स के बराबर हो जाएगा, जस्ट बी ए के ऊपर स्लाइड करने के कंडीशन में तो आ चुका होगा, लेकिन अभी भी स्लाइड नहीं कर रहा होगा, अभी भी दोनों साथ साथ चल रहे होंगे आइडियली।
तो साथ साथ चल रहे होंगे तो सेम सिचुएशन जो यहाँ मैंने दिखाया इक्वेशन वगैरह, एक्सीलरेशन वगैरह, सिमिलर कंडीशन इसके लिए भी होगा। यहाँ पर बच्चों अगला सिचुएशन ये बनेगा कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं यहाँ पर, ये फोर्स इतना हो जाए कि इसकी वैल्यू एफएस मैक्स से इसके बीच जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा था उससे ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में बॉडी बी बॉडी ए के ऊपर स्लाइड करने लग जाएगा। अब दोनों अलग अलग एक्सीलरेशन से बच्चों चलना शुरू हो जाएंगे। बॉडी बी बॉडी ए के ऊपर स्लाइड करने लग जाएगा, दोनों ही अलग अलग एक्सीलरेशन से चलने लग जाएंगे। और ये अलग अलग एक्सीलरेशन क्या होगा समझिएगा। यहाँ के अंदर बच्चों अलग अलग एक्सीलरेशन निकालने के लिए ही मैंने लिखा है, अगर ऐसा सिचुएशन है देन बॉडी बी विल स्लाइड ओवर बॉडी ए, दे विल मूव विथ डिफरेंट एक्सीलरेशन। यहाँ के अंदर डिफरेंट एक्सीलरेशन से लेकिन सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे। इन फैक्ट व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, लेट्स ट्राई टू लर्न ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्केच ओवर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए एंड बी। If we sketch the free body diagram of B, then we can find out that F force is acting forward and in opposition friction force over B will applied by body A। ओके बच्चों, यहाँ के अंदर बॉडी ए का ये जो सरफेस है बॉडी बी के निचले सरफेस पर फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। अब क्या हुआ है, बॉडी बी बॉडी ए के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा वॉट एवर दिस फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके बच्चों, अब काइनेटिक फ्रिक्शन जितना बॉडी ए का ऊपरी सरफेस बॉडी बी के बॉटम वाले सरफेस पे लगा रहा है उतना ही बॉडी बी का नीचे वाला सरफेस बॉडी ए के ऊपर वाले सरफेस पर उल्टे डायरेक्शन में लगा रहा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों, एक्शन रिएक्शन है। यहाँ के अंदर अब देखिए सिचुएशन क्या बनेगा। मान लिया बॉडी बी का एक्सीलरेशन है ए बी और बॉडी ए का एक्सीलरेशन है ये। तो इसके लिए बच्चों हम अगर हम कंडीशन लगाएं तो एफ नेट इक्वल टू एम ए, इसके लिए देखिए लगा रहे हैं एफ नेट का मतलब एफ माइनस एफ के, एम का मतलब एम बी, ए का मतलब ए बी। बेटा जी ए बी एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी बी दैट विल कम ओवर हियर, यहाँ के अंदर हो जाएगा एफ माइनस एफ के डिवाइडेड बाई एम बी। ये एक्सीलरेशन बॉडी बी का हो गया। अच्छा, एक्सीलरेशन बॉडी ए का निकालना हो तो क्या होगा, बॉडी ए क्यों चल रहा है, बॉडी ए भी चलेगा। बॉडी ए के ऊपर जो इफेक्टिव फोर्स यहाँ के ऊपर लग रहा है वो इफेक्टिव फोर्स यहाँ फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और नॉर्मल एमजी का यहाँ तो कोई मतलब है नहीं। मेरे प्यारे बच्चों एफ के की वैल्यू यहाँ के अंदर जो भी होगी बशर्ते ये बॉडी इधर की ओर मूव करने लग जाएगा। बॉडी इधर की ओर मूव करने लगेगा तो यहाँ के अंदर एफ के इसके लिए लगाते हैं एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ के एक ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल में, एम ए का मतलब मास ऑफ ए और ये का मतलब यहाँ होगा एक्सीलरेशन ऑफ ए की वैल्यू एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी ए विल बी इक्वल टू एफ के डिवाइडेड बाई एम ए इक्वल टू। अच्छा, एफ के की वैल्यू यहीं से देख लीजिए, एफ के की वैल्यू अगर बच्चों इसके ऊपर मैं निकालना चाहूँगा कि यहाँ कितना एफ के लगेगा तो हो जाएगा म्यू के इंटू एन, और एन की वैल्यू जो यहाँ के अंदर होगी बच्चों वो एम बी इंटू जी के बराबर होगी। जो यहाँ एन लगा होगा वो एन हमारा एम बी इंटू जी के बराबर होगा। तो एफ के की वैल्यू यहाँ पर बढ़ा सकता था मैं एफ माइनस म्यू के इंटू एन, और एन के जगह पर एम बी इंटू क्या होगा जी डिवाइडेड बाई एम बी डिवाइडेड बाई एम बी। ये बच्चों यहाँ के अंदर सिचुएशन बनेगा। एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी ये अगर मैं निकालने गया यहाँ एफ के बाई एम ए आया, बच्चों एफ के फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं है। बाई नेचर एफ के जो हमारा है वो यहाँ हमारा सॉरी माफ़ करिएगा, एफ के जो यहाँ के अंदर है बच्चों वो एक्शन रिएक्शन रूल को फॉलो कर रहा है, एंड दैट इज वाई वाट एवर द वैल्यू ऑफ एफ के इज हियर द सेम वैल्यू विल बी हियर। यहाँ के अंदर एफ के की वैल्यू म्यू के एम बी इंटू जी के बराबर था, वही यहाँ कॉपी कर सकते हैं। तो बच्चों ये एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी ए हो गया, ये एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी बी हो गया। बड़ी आसानी से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। बच्चों मान लीजिए अगला सिचुएशन, जब यहाँ पर दो बॉडी इस तरह से जैसे अभी तक देखा ए और बी है, ए के ऊपर बी रखा हुआ है। अभी तक हम फोर्स ऊपर वाले बॉडी पर लगा रहे थे, अब बच्चों फोर्स यहाँ हम नीचे वाले बॉडी पे लगाएंगे। बॉडी ए पर मैंने यह फोर्स लगाया तो यहाँ पर कंडीशन क्या क्या बनेंगे आइए देखते हैं।
बच्चों जब बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाएंगे और यहाँ का जो सरफेस है यहाँ का ये बच्चों फ्रिक्शनलेस है, तो बॉडी ए तो तुरंत सरफेस के ऊपर चलना शुरू कर देगा, तो दोनों ही बॉडी एक साथ एक्सिलरेट होना शुरू कर देंगे। लेकिन बॉडी बी एक ऐसे फ्रेम पे आ जाएगा, एक ऐसे सरफेस के पे आ जाएगा जो एक्सिलेटेड मोशन कर रहा है। इस वजह से बॉडी बी के ऊपर स्यूडो फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और स्यूडो फोर्स जब लगना शुरू हो जाएगा तो बॉडी बी बॉडी ए के सरफेस पर स्लाइड करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कोशिश तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक कि यहाँ पर जो स्यूडो फोर्स है वो ए और बी के बीच में लगने वाले लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है। जैसे ही ये स्यूडो फोर्स बच्चों यहाँ के अंदर लगने वाले लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को पार करेगा, तुरंत यहाँ बॉडी बी बॉडी ए के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो आइए देखते हैं। अभी पहला सिचुएशन हम ये मान रहे हैं कि स्यूडो फोर्स की वैल्यू जो यहाँ के ऊपर लग रही होगी, भाई ए तो चलने ही लग गया, उसके साथ बी भी चलने लग गया, ठीक है, ए के ऊपर बी रखा है तो स्यूडो फोर्स इसके ऊपर लगेगा। अब स्यूडो फोर्स जब इसके ऊपर लगेगा बच्चों तो क्या होगा, स्लाइड करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन स्यूडो फोर्स अगर एफएस मैक्स जो यहाँ के अंदर लग रहा होता था अगर उससे कम होगा या मान लीजिए बराबर भी होगा तो बच्चों ये बॉडी भी बॉडी ए के ऊपर स्लाइड नहीं करेगा, दोनों बॉडी एक ही साथ चलेंगे और कॉमन एक्सीलरेशन से चलेंगे। तो ऐसे केस में बच्चों मैं पूरे बॉडी को एज ए सिंगल बॉडी मानूंगा, यहाँ इंटरनल फोर्स को इग्नोर करूंगा और यहाँ के अंदर इक्वेशन लगाऊंगा एफ नेट इक्वल टू एम ए। यहाँ के अंदर एक ही फोर्स मैं दिखाऊंगा, पूरे बॉडी को अगर मैं लेके चला तो अंदर तो बच्चों इंटरलॉक है, इसको पूरा एक ही बॉडी मान के चलेंगे। एफ की वैल्यू हमारे पास एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए की वैल्यू यहाँ के अंदर हो जाएगी, एफ नेट के जगह पर केवल एक एफ है, यम का मतलब पूरे सिस्टम का मास और पूरे सिस्टम का मास यहाँ के अंदर आ जाएगा एम ए प्लस एम बी इंटू एक्सीलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, एक्सीलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। इस तरह से पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन हमारा हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी। बच्चों अभी तक तो बहुत आसान बना। अब जरा देखिए कि यहाँ के अंदर अगर स्यूडो फोर्स की वैल्यू इस पे बी पर लगने वाले स्यूडो फोर्स की वैल्यू अगर मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ पे लग सकता था उसको पार कर जाए तो क्या होगा, एफएस मैक्स से बड़ा हो जाए स्यूडो फोर्स तो क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों अब बॉडी बी बॉडी ए के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर बच्चों रिलेटिव मोशन करना शुरू कर देंगे और बॉडी ए के रेस्पेक्ट में बॉडी बी बच्चों अगर लेफ्टवर्ड जा रहा होगा तो बॉडी बी के रेस्पेक्ट में बॉडी ए राइटवर्ड जा रहा होगा। यहाँ इस तरह का एक्सीलरेशन होगा, तो यहाँ के अंदर बच्चों एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी बी अब लेफ्टवर्ड हो गया और एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी ए अपवर्ड हो गया, सॉरी राइटवर्ड हो गया, माफ करिएगा। यहाँ के अंदर इस तरह का सिचुएशन बनेगा। आइए जरा देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बॉडी ए के लिए रूल लगा के देखते हैं। अगर बॉडी ए के लिए हम रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा, एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ नेट बॉडी ए के लिए सबसे पहले लगा रहे हैं, एफ नेट मतलब कैपिटल एफ माइनस एफ के। देखिए इन दोनों के बीच में जब स्लाइड होने लगा, मोशन होने लगा तो बच्चों अब एफ एस नहीं क्या लगेगा, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन। जितना काइनेटिक फ्रिक्शन ये इधर मोशन कर रहा तो इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा और बच्चों इसके जवाब में यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ लगेगा। तो यहाँ के अंदर सिचुएशन हमारे पास कुछ ऐसे होगा। इसके लिए एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट का मतलब कैपिटल एफ माइनस एफ के इक्वल टू इस बॉडी का मास एम ए इंटू ए, ऐसे मैं लिखूंगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास क्या होगा, ए एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी ए विल बी इक्वल टू एफ माइनस एफ के डिवाइडेड बाई एम ए। बच्चों एफ के की वैल्यू क्या होगी, एफ के यहाँ से निकाल लीजिए, इसके ऊपर एफ के लग रहा है, इसके ऊपर एफ के लग रहा है, उसी के बराबर यहाँ लग रहा है तो ये निकाल लें, वही ये होगा एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन और यहाँ के लिए एन कितना होगा, एम बी इंटू जी के बराबर एन होगा। तो यहाँ के अंदर एफ के की वैल्यू बच्चों आ जाएगा म्यू के एम बी इंटू जी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एम ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एम ए। ओके बच्चों ये था बॉडी ए का एक्सीलरेशन। बॉडी ए का एक्सीलरेशन जो भी यहाँ के अंदर होगा बच्चों वो यहाँ कुछ इस तरह से होगा।
बॉडी बी की बात करें, बॉडी बी का कितना एक्सीलरेशन होगा? बॉडी बी का जो एक्सीलरेशन यहाँ के अंदर होगा बच्चों, इसके ऊपर रूल अप्लाई करके देखते हैं। अगर इसके ऊपर हम रूल अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए जब मैंने दिखाया तो यहाँ के अंदर हमारे पास हो जाएगा एफ नेट, देखिए इधर की ओर आ रहा है, स्यूडो फोर्स माइनस एफ के, और स्यूडो फोर्स कितना होगा? स्यूडो फोर्स होगा बच्चों बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला स्यूडो फोर्स इक्वल टू होता है मास ऑफ दैट बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ऑफ दैट फ्रेम ऑन विच बॉडी इज प्लेस्ड। तो मास ऑफ दिस बॉडी एम बी, एक्सीलरेशन ऑफ दैट फ्रेम ऑन विच बॉडी इज प्लेस्ड दैट इज ए ए। यहाँ के अंदर बच्चों मैंने रख दिया ये स्यूडो फोर्स हो गया, माइनस ऑफ एफ के इक्वल टू इस बॉडी का मास एम बी इंटू ए बी। ठीक है बच्चों, ए बी की वैल्यू हो जाएगी एम बी इंटू ए ए माइनस म्यू, माफ करिएगा, एफ के की वैल्यू यहाँ के अंदर हमारे पास हो जाएगी जो हमने यहाँ निकाला था एफ के, म्यू के इंटू एम बी इंटू जी, वही यहाँ एफ के लिए कॉपी कर देंगे क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन रूल को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ के अंदर डिवाइडेड बाई एम बी हो गया बच्चों, एक्सीलरेशन ऑफ बी हो गया, एम बी ऊपर से कॉमन होके नीचे से कैंसिल हो रहा है बच्चों, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी बी यहाँ के अंदर जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी ए माइनस ऑफ म्यू के इंटू जी। समझ गए बच्चों? तो ये था कि अगर दो बॉडी कांटेक्ट में हो, दो बॉडी, एक बॉडी दूसरे के ऊपर रखा हो और नीचे वाले बॉडी पर फोर्स लगाया जाए तो किस तरह का एक्सीलरेशन कौन सी बॉडी में आएगा, और यहाँ पर बच्चों कौन सा बॉडी स्लाइड करेगा, कौन से कंडीशन में स्लाइड करेगा, कौन से कंडीशन में किसका कितना एक्सीलरेशन आएगा, स्यूडो फोर्स का इसमें कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया होगा। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। आइए समझते हैं। यहाँ पर बच्चों कोई बॉडी हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखे हुए हैं और यहाँ एंगल जो मैंने एडजस्ट किया है एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा रखा है, मतलब यहाँ के ऊपर जो एम जी साइन थीटा होगा वो बच्चों एफ एस मैक्स से ज़्यादा हो गया होगा और बॉडी इसके ऊपर स्लाइड करने वाली होगी। तो सवाल ये है कि यहाँ के अंदर तमाम सवाल पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड, कितना समय लेगा बॉडी टॉप से बॉटम तक आने में, और यहाँ के अंदर कितना एक्सीलरेशन होगा, कई सवाल। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? हम यहाँ पहले लगने वाले फोर्स की बात कर लें, एम जी डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स इस सरफेस के द्वारा बॉडी के ऊपर अपने आप के परपेंडिकुलर लगाएगा सरफेस ऐसे। एम जी के दो कंपोनेंट, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कर देगा, ठीक है बच्चों, और एम जी साइन थीटा एफ के यानी काइनेटिक फ्रिक्शन को बैलेंस तो नहीं कर पाएगा, अगर बैलेंस कर पाता तब तो चलता ही नहीं। यहाँ पर बस इतना है कि बच्चों ये डोमिनेट कर गए एफ के ऊपर, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है और उसके लिए हम यहाँ रूल लगाने जा रहे हैं मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। देखो बच्चों यहाँ के लिए हम लगाएंगे एफ नेट इक्वल टू एम ए, वही मैजिक इक्वेशन। यहाँ के अंदर बच्चों एफ के इक्वल टू एम ए अगर लगाएं तो देखिए डाउनवर्ड इधर आ रहे हैं, हमारे पास नेट फोर्स ऐसे है, नेट एक्सीलरेशन ऐसे होगा, यह आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ एफ के इक्वल टू क्या हो गया एम ए, एम जी साइन थीटा, और एफ के की वैल्यू यहाँ के लिए होगा बच्चों म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, और एन की वैल्यू यहाँ के अंदर जो होगी एम जी कॉस थीटा होगा। देखिए वहाँ पर इक्वल टू क्या होगा, इस बॉडी का मास इंटू इस बॉडी का एक्सीलरेशन। मेरे प्यारे बच्चों यम दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं और इसमें से जी और इसमें से जी कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा बेटा जी, यम जी जी कॉमन होने के बाद बचेगा साइन थीटा माइनस हाफ म्यू के कॉस थीटा। ओके बच्चों, अच्छा इस तरह से अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही होगी किसी रफ सरफेस पर तो कितने एक्सीलरेशन से स्लाइड कर रही होगी, एक्सीलरेशन मिल गया। किसी सवाल में आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो। और मान लीजिए सवाल पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक आने में बॉडी कितना समय लेगी, तो यहाँ से यानी टॉप से बॉटम तक आने में बॉडी के द्वारा लिया जाने वाला जो समय होगा ए टू बी जाने में, दैट विल बी इक्वल टू यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस का मतलब यल, यस का मतलब यल, यहाँ पर इसका लेंथ मैंने मान लिया यल, यू टी इनिशियल स्पीड कभी यहाँ रहा होगा मान लीजिए 0
प्लस हाफ ये टी स्क्वायर, हाफ ये टी स्क्वायर। टी की वैल्यू यहाँ के अंदर आ जाएगी बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर 2l डिवाइडेड बाई ए, और ये की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, रख दिया। टी की वैल्यू टाइम टेकन बाई बॉडी टू कम फ्रॉम हियर टू हियर बाई स्लाइडिंग in case when kinetic friction will act on the body, this time will be equal to square root के अंदर 2l divided by g sin थीटा माइनस ऑफ म्यू के cos थीटा। समझ आ गया बच्चों? तो ये यहाँ के लिए कंडीशन आएगा, ये सिचुएशन आएगा। मान लो फ्रिक्शन होता ही नहीं, तो फ्रिक्शन होता ही नहीं बच्चों, तो ये वाला टर्म हमारा एब्सेंट होता, यहाँ ये एब्सेंट होता तो आता 2l डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा, जो ऑलरेडी आप लोग जानते हो। बच्चों एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन से स्लाइड करे, एक बार स्मूथ सरफेस रहे और हूबहू दूसरा इंक्लाइंड प्लेन रहे जो कि रफ सरफेस रहे, और दोनों के ऊपर स्लाइड कर रहा है, टॉप टू बॉटम ऐसे इंक्लाइंड के लंग आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्लेन इंक्लाइंड होगा और रफ होगा उसके ऊपर स्लाइड करने में ज़्यादा समय लेगा, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा, अपोजिशन हो रहा होगा मोशन का, और यहाँ पर जहाँ सरफेस हमारा स्मूथ है वहाँ पे वो बॉडी स्लाइड करने में कंपैरेटिवली कम समय ले रहा होगा। क्यों कम समय ले रहा होगा? क्योंकि यहाँ पर बच्चों कोई फ्रिक्शन नहीं एक्ट हो रहा है। तो सवाल ये है कि अगर कोई बॉडी टॉप टू बॉटम इंक्लाइंड प्लेन पर आने में, यल लेंथ का इंक्लाइंड प्लेन है, उसको टॉप टू बॉटम आने में जो समय ले रहा है वो t 0 to 2 यानी t समय लगा, उतने ही लेंथ का अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन दूसरा हो उतने ही इंक्लिनेशन का हो, और यहाँ पर टॉप टू बॉटम आने में रफ सरफेस पर वो n गुना ज़्यादा समय ले रहा है, n टाइम्स ज़्यादा समय ले रहा है। अगर यहाँ समय लगा था t तो वहाँ क्या है nt, तो यहाँ n और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और थीटा में रिलेशन पूछा जाता है, क्या होगा बच्चों? देखो अगर यहाँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं, क्या आएगा? s का मतलब l, u का मतलब 0 प्लस हाफ a, यहाँ के लिए एक्सीलरेशन जो आता है बच्चों mg cos थीटा, mg sin थीटा, m हटा दो, g sin थीटा इधर के लिए एक्सीलरेशन हो गया इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, पहला इक्वेशन। दूसरे में हमारे पास क्या होगा? l इक्वल टू या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी यहाँ भी 0 होगा, प्लस हाफ ये। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा ऐसे केस में जो एक्सीलरेशन हमारा आ रहा था, ऐसे केस में बच्चों जो एक्सीलरेशन यहाँ के अंदर आ रहा था, माफ करिएगा, जो एक्सीलरेशन यहाँ के अंदर आ रहा था वो था g साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू के कॉस थीटा, वो मैंने रख दिया इंटू टी स्क्वायर। कितना समय लगा है? n इंटू टी, n इंटू टी का स्क्वायर हो गया। बच्चों अब मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 मैं मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड में l है और इक्वेशन नंबर 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड में l है। तो यहाँ पर l इक्वल टू l मीन्स दिस इक्वल टू दिस, यहाँ के अंदर बच्चों हो गया हमारे पास हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर, और यहाँ से आ गया हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इंटू n स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ के अंदर हाफ हाफ पहली बात कैंसिल हो गया, g यहाँ सब कुछ मल्टीप्लाई के रूप में है, यहाँ इधर से g और इधर से g मल्टीप्लाई के रूप में है, कैंसिल, टी स्क्वायर कैंसिल। बच्चों यहाँ से साइन थीटा बचा, यहाँ से बचा साइन थीटा इंटू n स्क्वायर माइनस ऑफ म्यू के कॉस थीटा इंटू n स्क्वायर। बेटा जी यहाँ पर एक काम करते हैं, ये वाला टर्म उठा के इधर ले आते हैं, प्लस में आ गया म्यू के n स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, n स्क्वायर साइन थीटा, और इस साइन थीटा को मैं राइट में पहुंचा दूं, साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, बचेगा n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ के अंदर बच्चों अब देखिए म्यू के की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, उसकी जगह मैंने लिख दिया टेन थीटा, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, यहाँ पर आ गया। इसी को n स्क्वायर अपान n स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपान n स्क्वायर ऐसे इंटू टेन थीटा। तो बच्चों ये रिलेशन हो गया थीटा में n में और यहाँ पर म्यू के में, ये रिलेशन बन गया। ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है जिसमें थीटा की वैल्यू 45 दी गई थी। अगर थीटा की वैल्यू बच्चों 45 कर दें तो tan 45 मीन्स 1 हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 45 लगा के आप इसको सॉल्व करोगे तो tan 45 1 आ जाएगा और म्यू के की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 अपान n स्क्वायर, ये वाला रिलेशन बनेगा। समझ गए बच्चों?